हमारे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर केदार मंडल हैं, जो ओबीसी आरक्षण को लेकर पूरा प्रदर्शन चला रहे हैं। और आज इन्होंने प्रदर्शन का आयोजन किया था और दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन करने भी नहीं दिया और इनको डिटेन किया गया था और इनको पार्लियामेंट्री सीट थाने में लाया गया था। वो मेरे साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला और क्यों पुलिस ने इन्हें प्रदर्शन करने नहीं दिया। केदार जी, आपको पुलिस ने आज डिटेन कर लिया, प्रदर्शन करने नहीं दिया था, क्या था पूरा मामला? देखिए, हम लोग एकेडमिक फोरम फॉर सोशल जस्टिस, यूनाइटेड ओबीसी फोरम, बापसा और अन्य संगठन एमएचआरडी पर धरना करने के लिए आए थे। हम लोग ओबीसी रिजर्वेशन जो एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसरशिप में जो नहीं दी जा रही है, उसके डिमांड के लिए हम लोग धरना देने के लिए आए थे। नहीं, लेकिन जो यूजीसी ने जो सर्कुलर जारी किया है, तो सरकार का कहना है कि ये यूजीसी ने किया, इसमें एमएचआरडी और खासकर स्मृति ईरानी जी का कोई हाथ नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि एमएचआरडी किसके अंतर्गत आता है? पीएम के अंतर्गत, पीएमओ के अंतर्गत। और यूजीसी किसके अंतर्गत आता है? एमएचआरडी के अंतर्गत। तो सवाल तो सरकार पर है। सरकार जो है, ये सारे जो अंग हैं, यूजीसी, एमएचआरडी, ये तो सरकार का अंग है। इसका मतलब ये है कि सरकार नहीं देना चाहती है ओबीसी को रिजर्वेशन। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं कि चुनाव के समय प्रधानमंत्री ने चीख कर कहा कि मैं ओबीसी हूँ, मैं आरक्षण पर आँच नहीं आने दूंगा, और ये सरकार अब साजिश करके आरक्षण को धीरे धीरे खत्म करने की कोशिश कर रही है और सबसे पहला टारगेट इनका शैक्षणिक संस्थान है, खासकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी। देखिए, ये ओबीसी जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ये एक मुखौटा मात्र है। इसके पीछे जो काम कर रही है, जो बहुत बड़ी आइडियोलॉजी है, वो हिंदू आइडियोलॉजी, वह है आरएसएस। और आरएसएस शुरू से ही रिजर्वेशन का विरोधी रहा है। वो उनकी जो विचार है, वो मनुवादी रहा है, वह ब्राह्मणवादी रहा है। तो ये प्राइम मिनिस्टर चाह करके भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्या लगता है आपको कि ये मतलब पहले ओबीसी आरक्षण पर ये टारगेट कर रहे हैं, उसके बाद क्या ये एससी एसटी के आरक्षण पर भी टारगेट करेंगे? देखिए, ये सोची समझी रणनीति है आरएसएस की कि पूरे देश में इन्होंने आरक्षण की समीक्षा करने की बात कही। इससे ही उनका मंशा पूरा हो रहा है, स्पष्ट आ रहा है। अपने जो कुछ राज्य हैं, वहाँ पर उन्होंने आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया, जहाँ पर आरएसएस और बीजेपी की गवर्नमेंट है। इसीलिए रिजर्वेशन पर बहुत बड़ा अटैक होने जा रहा है आने वाले समय में साथियों। तो क्या लगता है आपको कि जो आरएसएस का जो एजेंडा होता है, जो शिक्षा का भगवाकरण है, या वो मैथोलॉजिकल चीज़ों को पुट करना चाहती है, तो ये पहला कदम है कि पहले अपने लोगों की नियुक्ति करो, आरक्षण हटाओ, जो मेन स्ट्रीम में आने की कोशिश कर रहे हैं, जो वंचित तबके के लोग हैं, जो पिछड़े तबके के लोग हैं, तो उनको हाशिए पर फिर से धकेलने की कोशिश है। जी, देखिए, स्पष्ट कहूँ कि एससी एसटी ओबीसी और ख़ास करके ओबीसी जो हैं, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में कहीं भी नहीं है। प्रोफेसर आरटीआई के माध्यम से हमने ली है, 2 प्रोफेसर सिर्फ ओबीसी के हैं साथियों, एससी एसटी के भी बहुत कम। आप खुद एक प्रोफेसर हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, तो कभी आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ भी जात के आधार पर या आरक्षण की वजह से आपके साथ भेदभाव होता है? बिल्कुल होता है। आने वाले समय में दिल्ली विश्वविद्यालय में आप प्रोटेस्ट कीजिए, धरना दीजिए, वो आपको अपनी बात रखने नहीं देंगे। उसको एकेडमिक काउंसिल और ईसी, जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होता है किसी भी यूनिवर्सिटी का, उसमें उनको घुसने नहीं दिया जाता, उसमें बात नहीं करने दी जाती है। तो हम कैसे मानेंगे इस बात को? कैसे हम मानेंगे कि एससी एसटी ओबीसी को रिजर्वेशन मिल रहा है और उनके हित के लिए सरकार काम कर रही है? तो क्या लगता है आपको, ये जो सरकार आई है, जब से बीजेपी की सरकार आई है, एनडीए की सरकार आई है, मोदी जी प्रधानमंत्री, उसके बाद दलित एट्रोसिटी के मामले हो या आरक्षण के खिलाफ बहुत सारी बातें हो रही, तो आपको लगता है कि जो कांग्रेस की सरकार थी और बीजेपी की सरकार थी, तो अब मामले ज़्यादा तेज़ी से बढ़े, या कांग्रेस जो चुपचाप सर्कुलर पास करती थी, पता भी नहीं चलता था, ये दोनों में किस तरह से आप फ़र्क देख रहे हैं? देखिए, मैं कांग्रेस और बीजेपी को एक ही सिक्के के 2 पहलू कहूँगा साथियों। कांग्रेस जो काम स्थिर ढंग से चुपचाप कर लेती थी, वह बीजेपी जो है अब सामने आकर के करने लगी है। इसीलिए दोनों एक सांपनाथ हैं तो एक नागनाथ हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं किया, दोनों से किसी की भलाई नहीं होने जा रही है।
खास करके SC ST OBC को तो बिल्कुल भलाई नहीं होने जा रही है। तो क्या और जब स्मृति ईरानी की बात करते हैं तो आपको लगता है कि वो एकदम आरएसएस का एजेंडा थोप रही है, इस तरह के भी आरोप लग रहे हैं, इसमें आप लोगों को क्या लगता है? बिल्कुल बिल्कुल, सिलेबस बदले जा रहे हैं। सिलेबस में अब गोलवलकर को पढ़ाया जाएगा, बाकी लोगों को हटाया जा रहा है ना? ये सब क्या इंगित करता है? तो वो तो कह रहे हैं कि हम राम राज ला रहे हैं, आपको क्या तकलीफ है? राम राज तो बढ़िया था। राम राज्य में खुद सीता जो है परित्यक्त रही हैं और शंभु का वध किया जाता है, वो राम राज्य। अब आप समझ सकते हैं कि अगर वो राम राज्य आया तो दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों को की क्या हालत होगी। अल्पसंख्यक इस देश में सबसे बड़ा डरा हुआ समुदाय है आज की तारीख में साथी। तो मतलब आपको लग रहा है कि ये सरकार जो है वो SC ST OBC और माइनॉरिटी के लिए सेफ नहीं है, मतलब इसमें वो तबका डरा हुआ है? बिल्कुल डरा हुआ है। और सवाल ये है कि ये फुल मेजोरिटी में है आज की तारीख में। ये राज्यसभा में नहीं है लेकिन लोकसभा में फुल मेजोरिटी में है। अगर ये स्थिति रही तो आने वाले 5 साल के बाद इनकी गवर्नमेंट ख़त्म हो जाएगी, नहीं चलेगी। कोई भी डिप्राइव सेक्शंस को, SC ST OBC को नाराज करके गवर्नमेंट नहीं बना सकती। नहीं, लेकिन डेमोक्रेटिक सिस्टम है, वो मेजोरिटी में आए हैं तो वो तो अपना एजेंडा थोपेंगे ही, लेकिन जो मास लेवल पे प्रोटेस्ट होना चाहिए वो इस सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट दिख नहीं रहा है। आप कैसी बात कर रहे हैं? हमें तो प्रोटेस्ट ही नहीं करने दिया जा रहा है। हम तो MHRD पे मास लेवल का प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे, लेकिन वो पुलिस का सहारा लेकर के, दिल्ली पुलिस का सहारा लेकर के वो उन्होंने हमें करने नहीं दिया और हमें ला करके पुलिस स्टेशन में बंद कर दिया है। लेकिन आप कह रहे हैं, लेकिन आप देखिए तो HRD में स्मृति ईरानी है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जो खुद OBC नेता हैं और उनकी पूरी राजनीति OBC के आसपास रही है, वो भी उस मंत्रालय में है। बीजेपी का कहना है कि मेरे पास सबसे ज़्यादा दलित सांसद हैं, पॉलिटिकल डाइवर्सिटी मेरे पार्टी में सबसे ज़्यादा है। तो आप इस तरह के जो आरोप लगा रहे हैं वो कितना कंट्राडिक्शन है, क्योंकि ये तो सही है कि बहुत से रामविलास पासवान, उपेंद्र कुशवाहा जो खुद को सोशल जस्टिस के पक्षधर कहते हैं, ऐसे लोग इस सरकार में हैं। ये लोग, मैं किसी का व्यक्तिगत किसी पर आक्षेप नहीं करूँगा, लेकिन ये लोग सिर्फ हाथी के दांत हैं वहाँ पर दिखाने के लिए। इन लोगों को सोशल जस्टिस से कोई मतलब नहीं है साथियों। आज उन लोगों को इस्तीफा दे करके बाहर आ जाना चाहिए था गवर्नमेंट से। ये OBC और SC ST पर अत्याचार हो रहा है, दलितों के साथ रेप हो रहे हैं, है ना? और ये रोहित बोमिला को आत्महत्या करनी पड़ रही है। इस तरह की आत्महत्याएं एम्स में हो रही हैं और इसके बाद भी ये चुप हैं। मैं तो कहता हूँ ये अपने अपने पॉलिटिक्स को बनाए रखने के लिए और चलाए रखने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन जो RSS के समर्थक हैं उनका कहना है कि जो भी इस तरह की बातें करते हैं, चाहे वो रोहित बोमिला का मामला हो, या OBC का मामला हो, वो सब राष्ट्र विरोधी बातें जो देश को बांटने का काम कर रहे हैं। देखिए, राष्ट्र कोई सॉलिड कोई चीज़ नहीं है। राष्ट्र को आप डिफाइन कैसे करेंगे? राष्ट्रवाद की जो परिभाषा है वह आज़ादी के बाद आई है। इसके पहले तो भारत 562 रियासतों में विभाजित था, कोई राष्ट्र नहीं था। और जिस राष्ट्र की बात RSS करती है, मैं पूछना चाहता हूँ कि उसमें दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के लिए क्या जगह है? उसका रंग क्या है? अगर वह रंग भगवा है और उसमें और कोई रंग शामिल नहीं है तो वह राष्ट्र जो है वह हिटलर का राष्ट्र हो सकता है। वह भारत जो आम जनता है, दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों का राष्ट्र नहीं हो सकता। तो प्रोफेसर साहब का आरोप बड़ा है कि एक OBC प्रधानमंत्री और वही OBC आरक्षण के खिलाफ, उनके प्रधानमंत्रित्व काल में OBC आरक्षण के खिलाफ सर्कुलर जारी हो रहा है। जी बिल्कुल, मैं कहूँगा बिहार के चुनाव में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था भागवत जी के बयान के खिलाफ में कि जब तक मैं हूँ आरक्षण पर आँच नहीं आने दूंगा। आज आरक्षण पर आँच आ रही है। मैं उस मोदी और OBC प्राइम मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूं कि आप कहां हैं? आप सामने आइए और कहिए कि हम OBC को और SC ST को रिजर्वेशन देते हैं। तो रिजर्वेशन के अलावा जिस तरह से रिजर्वेशन लागू रहा है, लेकिन जिस तरह से खासकर यूनिवर्सिटी में और जुडिशियरी में जिस तरह से बैकलॉग के नाम पे सीटों को खाली रखा जाता है और इंटरव्यू के दौरान जिस तरह से भेदभाव के कई मामले सामने आते हैं, तो क्या लगता है ये चीज़ें बनी हुई है या उसमें कुछ कमी आई है, या इस सरकार के आने के बाद और ये ऐसे मामले बढ़ रहे हैं? देखिए, SC ST OBC के लिए इस 2 साल में कुछ भी काम नहीं हुआ।
स्पष्ट है। मूर्तियां लगा देने से और उनका जयंती मना लेने से ये जो है इस कम्युनिटी का और समुदाय का भलाई नहीं हो सकता। ये जनता, दलित और पिछड़ी जनता, अल्पसंख्यक सॉलिड काम जानना चाहती है। राजीव गांधी फेलोशिप ओबीसी स्टूडेंट्स को मात्र 300 मिलता है पूरे इंडिया में। आश्चर्य की बात है, पूरे इंडिया में 300 मात्र फेलोशिप है। बैकलॉग भरे नहीं जा रहे हैं, रोस्टर सही नहीं किया जा रहा है। जितने हमारे साथी एडहॉक आए हैं दिल्ली विश्वविद्यालयों में और बाकी में, उसका परमानेंट अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा है। जॉब कट्स हो रहे हैं, निजीकरण हो रहा है, जो बाजारीकरण हो रहा है शिक्षा का, ये सारी जो चीज़ें हैं वह पैसे वाले ही सिर्फ पढ़ाई आने वाले समय में करेंगे। कोई गरीब जो गुरुआ हैं, दलित पिछड़े हैं, वह पढ़ाई नहीं कर पाएंगे आने वाले समय। लेकिन आरएसएस का तो कहना है कि वो अंबेडकर के सबसे बड़ा पक्षधर है और वो दलित कम्युनिटी में खासकर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस प्रोग्राम चला रही है। और अब तो उनका दावा है कि अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे भी जो ओबीसी आरएसएस के स्कूल है उसमें पढ़कर टॉप कर रहे हैं। देखिए मैं आपको बताऊं कि दलित के घर में और पिछड़े के घर में खाना खा लेने से उसकी भलाई नहीं हो सकती। ये काम राहुल गांधी भी पहले कर रहे थे और अब अमित शाह भी यूपी में कर रहे हैं। खाना खाने से उसकी भलाई नहीं हो सकती। आप उनको अधिकार दीजिए, उनको सम्मान दीजिए, उनको जॉब दीजिए, तभी जो है इनकी भलाई हो सकती है और एक समतामूलक समाज बन सकता है। ये थे दिल्ली केदार मंडल, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। इनकी माने तो इस सरकार के, मोदी सरकार के आने के बाद दलितों पर और खासकर ओबीसी पर काफ़ी हमले तेज़ हुए हैं और उनके खिलाफ भेदभाव के मामले बढ़े हैं। और अब तो जबकि यूजीसी ने सर्कुलर जारी कर दिया था कि असिस्टेंट प्रोफेसर के अलावा एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पद पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। इसको लेकर एक विरोध प्रदर्शन भी ये लोग कर रहे हैं। कैमरामैन गौतम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक।